हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपना स्टार्ट होगा अल्कोहल की रासायनिक अभिक्रिया, यानी अपन ने जब निर्माण की विधियां देख ली थी। एल्कोहल में अपन देख रहे थे डायोल। डायोल का मतलब अपन ने कहा था कि जिसके अंदर दो OH समूह प्रेजेंट हो उसे डायोल कहा जाता है। आज अपन स्टार्ट करेंगे उसके केमिकल रिएक्शंस, यानी कि डायोल से अपन क्या क्या फॉर्म कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, वो देखने वाले हैं। देखो, डायोल की ज़्यादा बड़ी बड़ी रिएक्शंस नहीं है, नॉर्मल रिएक्शंस है कि अगर अपन सोडियम ले तो क्या होगा, HCl इसकी प्रेजेंस में कोई रिएक्शंस करवा दें या CH3COOH की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें तो क्या फॉर्म होने वाला है वो देखने वाले हैं। ओके, तो अपन कर रहे हैं डायोल की रासायनिक अभिक्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑफ डायोल देखने वाले। डायोल मान लो मैंने क्या किया, किसी एक कोई डायोल लिया, उसकी सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दी, है ना। तो क्या होगा अपने पास, वहां से H+ रिमूव होगा। देखो, जब सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो H+ रिमूव हो जाएगा और वो क्या करता है, एक सोल्ट का निर्माण कर देता है ना। तो अपने पास है डायोल, ये डायोल है। इस डायोल का क्या किया, सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाए, साथ में टेम्परेचर गिवन होगा अपने पास। इसकी प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाने में क्या होगा, अपने पास H+ तो रिमूव हो जाएगा और यहाँ क्या होगा, सोडियम ऐड हो जाएगा। ओके, ये हो गया सोडियम ऐड। और अगर आगे इसी तरीके से फिर से सोडियम के साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा, यहाँ से एक और H+ निकल सकता है बाहर, तो यहाँ से एक H+ और रिमूव हो जाएगा और साथ में क्या होगा, ये लो सोडियम ऐड हो जाएगा इसके अंदर। तो ये हो गए अपने पास कि कोई सोल्ट का निर्माण हो जाता है। जब अपन सोडियम की प्रेजेंस में डायोल की रिएक्शंस करवाते हैं तो सोल्ट का निर्माण होता है। और अगर इसी तरीके से अपन क्या करें, इसकी HCl की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें, HCl की प्रेजेंस में क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और ये ClOH। फिर से अपन वापस से HCl की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा दें तो क्या होगा, वापस से क्या हो जाएगा, HCl रिमूव हो जाएगा, सॉरी H2 रिमूव हो जाएगा, -H2 और ये हो गया H2। वापस से H2 रिमूव हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये लो Cl, यानी कि हेलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, डाई हेलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। डायोल से डाई हेलाइड्स का फॉर्मेशन हो जाएगा जब HCl के साथ रिएक्शंस करवाएंगे। HCl के साथ रिएक्शन क्या होती है, इसमें वाटर रिमूव हो जाता है। और अगर इसी तरीके से HI के साथ रिएक्शंस करवाएं तो और अगर इसी रिएक्शंस को क्या करें, HI की प्रेजेंस में करवाएं तो HI की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाने पर क्या होगा, अपने पास एक तरफ I हो जाएगा, यहाँ से H2 रिमूव हो जाएगा और ये OH रह जाएगा। वापस से HI की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवाएं तो क्या हो जाएगा, आयोडीन ऐड हो जाएगा। अब देखो, ये रिएक्शंस यहाँ आकर स्टॉप नहीं होती है क्योंकि स्टेबल नहीं होती है। सबको पता है कि आयोडीन क्या होता है, जब दो आयोडीन दो कार्बन के दो पास में अटैच कार्बन पर लगी हुई रहते हैं आयोडीन, तो वो आयोडीन क्या होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, वहां से I2 की फॉर्म में बाहर निकल जाते हैं। क्योंकि ये क्या है, आपके I2 क्या होती है कि गैसेस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में वो बाहर निकल जाती है। देखो, आपके I2 जब आयोडीन ली जाती है, आयोडीन क्या होती है, अगर अपन देखा जाए लैब में तो सॉलिड होती है, लेकिन जब जिससे उसे अपन खुला छोड़ देते हैं एयर की प्रेजेंस में, वेपराइज होने लग जाती है। जैसे अपने पास नेफ्थलीन भी ऐसे होता है। नेफ्थलीन का भी क्या होता है, अगर खुला छोड़ देते हैं उसे तो वो बाहर रिलीज होने यानी कि ऑक्सीडाइज होने लग जाता है, डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं अपन, सब्लिमेशन कहते हैं। सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ओके, जैसे अपन ने क्या किया, अपने पास सॉलिड टू ये गैस में कन्वर्ट हो गया, इससे अपन कहते हैं ऊर्ध्वापातन रिएक्शंस या सब्लिमेशन। और अगर अपने पास कोई लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो इसे तो अपन क्या कहते हैं, वेपराइजेशन कहते हैं, वेपराइजेशन। ओके,
तो ये अपने कुछ टर्म्स है उनको याद रखना है कि सॉलिड में अगर सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि प्रोसेस तो क्या कहता है कि सॉलिड पहले लिक्विड में कन्वर्ट हो फिर गैस में कन्वर्ट हो, लेकिन यहाँ कुछ केसेस होते हैं जो सॉलिड डायरेक्ट क्या होते हैं गैस में कन्वर्ट होता है। एक कपूर यानी कि नेफ्थलीन को कपूर कहा जाता है, एक होती है अपनी आयोडीन। यहाँ से क्या होगा, I2 रिमूव हो जाएगी, I2 रिमूव हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, एल्किल फॉर्म में निकल जाएगी। जब भी कोई रिएक्शंस के अंदर कोई गैसेस मॉलिक्यूल्स होता है वो सबसे पहले बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि वहाँ क्या होता है कि वो गैसेस मॉलिक्यूल बाहर निकल के स्टेबलाइज प्रदान करता है उस कंपाउंड को। ओके, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा अपने को, एल्किन मिल जाएगी। तो इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से I2 रिमूव हो जाएगी और एल्किन बन जाती है। और अगर इसी रिएक्शंस को क्या करें, CH3COOH की प्रेजेंस में करवाए तो क्या हो जाएगा, डाइएस्टर का निर्माण होता है। डायोल से डाइएस्टर का निर्माण, दो मॉलिक्यूल CH3COOH के लेकर ये रिएक्शंस करवाते हैं। डायोल CH3COOH की प्रेजेंस हो रही है, यहाँ ये ले रहे हैं, साथ में इसके साथ क्या ले रहे हैं अपन, कंसंट्रेंट H2SO4। केवल कंसंट्रेंट H2SO4 या मीडियम प्रोवाइड करवा रहा है, कोई रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं ले रहा है। तो अगर देखा जाए इसे मैं इसे सही तरीके से लिख दूं तो क्या होगा, इस तरीके से CH3, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव हो सकता है क्या होगा ही, है ना। और ये ऐड कैसे होगा, ओके। अब अपने पास एस्टर क्या होते हैं कि जिसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन कार्बन हो डबल हो, ये जैसे अपन एस्टर कहते हैं, है ना। और अगर वापस से क्या करवाएंगे इसी की रिएक्शन किसके साथ, वापस से CH3COOH के साथ करवा दें, फिर से वाटर रिमूव हो जाएगा बाहर, ओके, -H2, और फिर से क्या हो जाएगा, डाइएस्टर का निर्माण हो जाएगा अपने पास। तो ये हो गया अपने डाइएस्टर का निर्माण। ओके, तो इस तरीके से अगर CH3COOH की प्रेजेंस में डायोल की रिएक्शंस करवाई जाती है तो डाइएस्टर का निर्माण होता है। ये डायोल हो गया, ये डाइएस्टर हो गया, ओके। अब अपन देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शंस की, इसके साथ और क्या क्या बनाया जा सकता है कि PX3 ले तो क्या बन सकता है यहाँ से, ओके। अगर डायोल है, डायोल के अपन क्या करवाएं रिएक्शंस, PX3 से करवाएं तो क्या होगा, अपने पास हेलाइड का फॉर्मेशन होगा, डाइहेलाइड का फॉर्मेशन होता है, ओके। PX3 से रिएक्शंस करवाने पर अपने पास हेलाइड का फॉर्मेशन होता है। और अगर डायोल की रिएक्शन से अपन NO3 या H2SO4 के साथ करवाएं, यानी कि अपन क्या करें, कंसंट्रेंट H2SO कोई भी इनऑर्गेनिक एसिड ले लें उसके साथ रिएक्शंस करवाएं तो क्या होगा अपने पास, यहाँ से क्या होगा अपने पास, अगर अपन कंसंट्रेशन HNO3 और कंसंट्रेशन H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शंस करवा रहे हैं, है ना, या कह सकते हैं कि नाइट्रीकरण करवा रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर तो रिमूव हो जाएगा और ये NO3 ऐड हो जाएगा अपने पास। तो ये हो गया, दोनों एक्सेस में ले रही हूँ मैं, यानी कि अधिकता में ले रही हूँ, HNO3 की मात्रा ज्यादा ले रहे हैं तो क्या होगा अपने पास, यहाँ से NO3 ऐड हो जाएगा, ONO2 और ये ONO2, ओके। इस तरीके से अगर डायोल की रिएक्शंस अपन कंसंट्रेंट HNO3 और H2SO4 की प्रेजेंस में करवाते हैं तो अपने पास जो रिएक्ट करता है, जब नाइट्रीकरण देखते हैं अपन किसी भी बेंजीन पर, अपन कोई भी अपने पास हेलाइड्स कोई भी बेंजीन होती है या एरोमेटिक सिस्टम होता है उसका नाइट्रीकरण करवाते हैं तो अपने पास क्या प्राप्त होता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, कंसंट्रेशन HNO3 लेते हैं और कंसंट्रेशन ही H2SO4 लेते हैं।
तो वहाँ रिएक्ट कौन सा करता है, HNO3 रिएक्ट करता है, और ये रिएक्ट नहीं करता है क्योंकि वहाँ यहाँ ये क्या कर रहा है, एक बेस के रूप में अटैक कर रहा है, जबकि ये एसिड रह जाता है। जब एसिड बेस देखते हैं तब ये कहानी वहाँ समझ में आती है कि क्यों ऐसा होता है कि दोनों में से ये ज़्यादा अटैक कर पाता है जबकि ये अटैक नहीं कर पाता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से H2 रिमूव होगा, ONO2 और NO2 ऐड हो जाएगा अपने पास। अगर इसी तरीके से अगर डायोल की रिएक्शंस एल्डिहाइड और कीटोन से करवाया जाए तो क्या प्राप्त होगा अपने को, साइक्लिक एसिटेल प्राप्त होगा। अगर मान लो मेरे पास क्या है, ये है कीटोन, ये कीटोन है, यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा। वाटर रिमूव होगा तो किस तरीके से होगा, यहाँ से, और अगर इसकी ये OH माइनस के रूप में, ये H प्लस के रूप में, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा यहाँ, और यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। ओके, तो अगर अपन क्या करें, इसमें ये माइनस ले लें और यह कह सकते हैं कि ये बॉन्ड यहाँ अटैक कर दे अपना, तो यहाँ क्या होगा, ये ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, और इस ऑक्सीजन इस पे क्या जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये प्लस चार्ज जो ये होगा वो यहाँ अटैक कर देगा। तो यहाँ से क्या होगा, वापस से कार्बन कार्बन, ये R, तो इस संरचना को बोलते हैं साइक्लिक एसिटेल। ओके, साइक्लिक एसिटेल, साइक्लिक एसिटेल का निर्माण होता है। इसी तरीके से अगर एल्डिहाइड लेंगे तो क्या होगा अपने पास, कीटोन के साथ अगर डायोल का निर्माण करते हैं तो साइक्लिक एसिटेल प्राप्त होगा, अगर एल्डिहाइड के साथ भी करवाएंगे तब भी साइक्लिक एसिटेल का निर्माण ही होगा अपने पास। ये डायोल है, इस डायोल की रिएक्शंस क्या कर रहे हैं, एल्डिहाइड के साथ करवा रहे हैं, H या हो गया एल्डिहाइड। अगर इस तरीके से लिखा जाए RCHO, अगर इस तरीके से लिखा जाए कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ से क्या होगा, वाटर रिमूव होगा, माइनस H2, फिर क्या होगा, वापस से ये एसिटेल का निर्माण हो जाएगा, कार्बन H और ये हो गया R, ये हो गया अपना साइक्लिक एसिटेल। ओके, जब अपन कीटोन के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तब भी अपने पास क्या बनता है, साइक्लो एसिटेल ही बनता है, और अगर एल्डिहाइड के साथ करवाते हैं तब भी साइक्लो एसिटेल का निर्माण ही होता है। ओके, अब देखेंगे अपन नेक्स्ट रिएक्शंस की। अब क्या होगा अपने पास, कौन सी रिएक्शंस, अब अपन अगर डायोल का क्या करवाएं, ऑक्सीकरण करवाएं, तो डायोल का ऑक्सीकरण किस आधार पर करवा सकते हैं। देखो अपन कोई भी ऑक्सीकारक रिएजेंट ले, उस ऑक्सीकारक रिएजेंट के साथ डायोल की रिएक्शंस करवाते हैं तो क्या होगा, उनमें कोई एसिड का फॉर्मेशन होगा, यानी कि ऑक्सीजन ऐड होगा अपने पास, COOH बन जाएगा अपने पास। किस आधार पर बनेगा वो देखेंगे अपन। अगर डायोल है, मान लो ये है डायोल, इस डायोल की रिएक्शंस क्या कराएं, इनका ऑक्सीकरण करवाएं। तो ऑक्सीकरण करवाने पर ऐसा रिएजेंट ले रहे हैं, वीक रिएजेंट ले रहे हैं जो आपका ऑक्सीडाइज रिएजेंट होगा। वीक ऑक्सीडाइज रिएजेंट ले रहे हैं तो केवल होगा एक एक स्टेप में क्या करवाएगा, ऑक्सीकरण करवाएगा एक। तो पहले क्या होगा अपने पास, इस ग्रुप को क्या होगा CHO में कन्वर्ट करेगा और ये CH2OH ही रह जाएगा। वापस से क्या करवाए, अगर ऑक्सीकरण करवाए तो इस ग्रुप पर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो इसे भी इसमें कन्वर्ट करेगा, COOH में कन्वर्ट करेगा, और ये CH2OH में ही रह जाएगा। अगर वापस से इसका ऑक्सीकरण करवा दे तो क्या हो जाएगा, COOH CHO में कन्वर्ट करेगा। वापस से इसका ऑक्सीकरण करवा दे तो क्या होगा अपने पास COOH में कन्वर्ट हो जाएगा एसिड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में बन जाएगा, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। और अगर इसी का अपन क्या करें, KMnO4 की प्रेजेंस में ले, KMnO4 साथ में ले लें अपन THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन एक तरीके से मीडियम होता है, यानी कि एक सोलवेंट होता है। इस सोलवेंट की प्रेजेंस में KMnO4 के साथ रिएक्शंस करवाते हैं तो ये डायरेक्ट इसमें कन्वर्ट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है।
ओके, ये डायरेक्ट प्रोसेस है। अगर वीक रिएजेंट ले लें, वीक ऑक्सीडाइज रिएजेंट ले लें, वीक ऑक्सीडाइज रिएजेंट ले लें, रिएजेंट ले लें, तो अपने पास ये प्रोसेस होता है कि स्टेप बाय स्टेप में कन्वर्ट होता है। अपने अगर अपन इसे ओवरऑल रिएक्शंस देखी जाएगी तो पहले क्या होगा, एक ग्रुप कन्वर्ट होगा CHO के अंदर। देखो जब जब किसी भी एल्कोहलिक समूह की अपन ऑक्सीडाइज करवाते हैं तो इनको कन्वर्ट करना, देखो तुम अगर आपके पास CH2OH समूह है कोई, आपको बोला जाएगा इसका ऑक्सीकरण करवाना है। कोई भी रिएजेंट दिया गया है आपके पास, जैसे ब्रोमीन वाटर भी हो सकता है आपके पास, Ag2O भी हो सकता है, यानी कि फेलिंग सॉल्यूशन भी हो सकता है, आपके टोलेंट सॉल्यूशन भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि 1 by 1 स्टेप में भी करवा सकते हो, डायरेक्ट भी करवा सकते हो। डायरेक्ट कब करवाओगे, जब आपके पास ऑक्सीडाइज्ड रिएजेंट क्या हो, एक्सिस हो, यानी कि उसकी अधिकता में मात्रा ज्यादा हो। ओके, तो अपन अगर क्या करवाएंगे, अगर इन ग्रुप का अपने को ऑक्सीकरण करवाना होता है तो वो किसमें कन्वर्ट होते हैं, CHO में, एल्डिहाइड में होंगे, फिर एल्डिहाइड से डायरेक्ट फिर किसमें होंगे, COOH में होंगे। अगर फिर से वापस से ऑक्सीकरण करवाना हो अपने को तो यहाँ से CO2 गैस रिमूव हो जाएगी। ओके, और ये अपने पास क्या बन जाएगा, वापस से ये जो ग्रुप जुड़ा हुआ होगा R, उसके RH में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से CO2 रिलीज हो जाती है, वापस से ऑक्सीकरण करवाते हैं तब। ओके, तो ये होता है प्रोसेस जब किसी का ऑक्सीकरण करवाया जाता है। अगर आपको एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाना है तो वो कन्वर्ट किस में होगा, COOH में ही कन्वर्ट होगा। और अगर आपको अमोनिया का ऑक्सीकरण करवाना है, NH3 का, तो वो किस में कन्वर्ट होगा, NO2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर आपको किसी का रिडक्शन करवाना हो तो रिडक्शन में क्या होगा, प्रोसेस उल्टा हो जाएगा अपना, कि अपने पास जो ग्रुप दिया गया है, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसका रिडक्शन करवाना है। ओके, तो वो क्या होगा, उसमें क्या होगा, आपके रिडक्शन करवाना है तो किसमें कन्वर्ट होगा, CH2OH में कन्वर्ट होगा। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बोलते किसे हैं, ऑक्सीडेशन जिसमें ऑक्सीजन का ऐड होना, हाइड्रोजन का रिमूव होना। ओके, तो ये थोड़ा डेफिनेशन देख लो आप एक बार। ऑक्सीडेशन का मतलब ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का ऐड होना और इसमें हाइड्रोजन का ऐड होना। ये आपको जब रेडॉक्स पढ़ाया गया था तो पढ़ाया गया है। ओके, फिर भी देख लो, यहाँ को क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये याद रखना कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या में वृद्धि होती है। ओके, तो ये होती है इनके प्रोसेस, इनका ऑक्सीकरण किस आधार पर किया जाता है। अब देखेंगे अगर निर्जलीकरण करवा दे, डायोल का निर्जलीकरण यानी कि वहां से H2 रिमूव करवा दे तो आपके क्या बनता है, इपोक्साइड का निर्माण होता है। अगर वाटर दिया गया, अगर आपके पास डायोल है, ये CH2OH, ये CH2OH, यहाँ से क्या करवाना है आपको, निर्जलीकरण करवाना है। निर्जलीकरण करवाओगे तो क्या होगा, वाटर रिमूव होगा और ये क्या होगा, डायरेक्ट यहाँ माइनस चार्ज होगा, वो जो इस पे अटैक करेगा, है ना। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, CH2 और ये ऑक्सीजन, इपोक्साइड का निर्माण हो जाता है, यानी कि रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वापस से इसकी क्या करें, CH3OH से रिएक्शंस करवा दें, यानी कि CH3OH से रिएक्शंस करवा दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ अगर ये बॉन्ड इस तरह मूव कर रहा है तो इसमें क्या होगा, ये H प्लस में रहेगा और ये माइनस में रहेगा, तो ये हो गया अपने पास CH3OH बन जाएगा और ये CH2O CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आगे रिएक्शंस करवा सकते हैं, वरना यहीं तक आखिर स्टॉप कर सकते हैं कि आपको दे दिए कि डायोल का निर्जलीकरण से कौन सी रिएक्शंस बनेगी, इपोक्साइड का निर्माण होगा। फिर से अगर आपको दे दिया जाएगी अपने पास मेथेनॉल के साथ रिएक्शंस करवाएं तो इसका निर्माण होगा। इस तरीके से अपन आगे रिएक्शंस कर सकते हैं, क्योंकि आगे अगर आपके पास जो कंपाउंड बन जाता है उसकी भी तो रिएक्शंस करवा सकते हैं कोई दूसरा रिएजेंट लेके। ओके, तो ये स्टेप बाय स्टेप में रिएक्शंस होती रहती है। और अगर डायोल के अपन दो मॉलिक्यूल ले लें, यानी कि
डायोल के दो मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस करवाए H3PO4 की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, आपके डाइग्लाइम का निर्माण होगा। ये होता है एक ईथर जैसा होता है, यानी डाइग्लाइम कहा जाता है ईथर जैसा, लगभग ईथर जैसी ही संरचना होगी, लेकिन साथ में OH ग्रुप भी प्रेजेंट होंगे। तो अपन ने क्या किया, अगर दो अपने पास है डायोल CH2 OH, अगर दो मॉलिक्यूल ले रहे हैं डायोल के, देखो डायोल दो OH समूह प्रेजेंट है, इसी तरीके से अपन तो क्या होगा, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, H3PO4 की प्रेजेंस में ले रहे हैं अपन, यहाँ से वाटर रिमूव हो जाएगा, H2 निकल जाएगा, डाइग्लाइम का निर्माण हो जाएगा। ऐसे कर दे OH CH2 एक मिनट पड़ी हो गई थी स्ट्रक्चर, OH यहीं कर लेते हैं, OH CH2 OH CH2 और ये हो गया OH। ओके, तो इसे कहा जाता है डाइग्लाइम। डाइग्लाइम क्यों? क्योंकि ये ईथर, डाइग्लाइम क्या होता है, ईथर के समान होता है। ये अपना ईथर ही तो है, कार्बन जब आपका ऑक्सीजन दो एल्किल समूह से जुड़ा हुआ हो, उसे अपन कहते हैं कि ये आपका ईथर होता है। तो इसे डाइग्लाइम भी कहा जाता है। डाइग्लाइम इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ OH भी प्रेजेंट है। और अगर इसी तरीके से अगर अपन इस रिएक्शंस में क्या करवाएं, एक लंबी चेन ले लें, है ना, जहाँ रिंग फॉर्मेशन, क्योंकि दोनों सिरों से क्या हो सकता है, H2 रिमूव हो सकता है। अगर आपके पास कार्बन दो समूह, अगर दो अटैच कार्बन पर OH समूह प्रेजेंट है, तो ये रिएक्शंस क्या होगी, केवल एक H2 मॉलिक्यूल्स बाहर को निकलेगा। जबकि अगर आपके पास चेन लंबी है, यानी कि एल्किल की चेन आपके पास लंबी है, तो क्या होगा, यहाँ से दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी बाहर निकल जाएगा, एक चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाएगा। फिर यह एक डायगोनल यहाँ से क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ओके, तो क्या होगा, दो मॉलिक्यूल आपके क्या होते हैं, वाटर बाहर निकल गए, और ये चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाएगा अपने पास CH2 ऑक्सीजन, CH2 और ये ऑक्सीजन। ओके, तो इस तरीके से चक्रीय संरचना का निर्माण हो जाता है जब दो डायोल की रिएक्शंस करवाई जाती हैं, यानी डायोल के मॉलिक्यूल्स दो लिए जाते हैं, तो अपने पास रिएक्शंस ये होती है। ओके, ये रिएक्शंस होगी आपके कंसंट्रेशन H2SO4 की। देखना, आप जब भी कोई रिएक्शंस करवा रहे हो तो उसमें रिएजेंट देखना कि रिएजेंट कौन सा है, किस रिएजेंट की प्रेजेंस में वो रिएक्शंस प्रोसीड हो रही है। अगर आपके पास H3PO4 आ जाए, कितनी भी लंबी चेन हो, दो डायोल मॉलिक्यूल दे रखे हैं, तो वहां से केवल एक वाटर मॉलिक्यूल ही रिमूव हो पाएगा। लेकिन अगर आपके पास कंसंट्रेशन HNO3 दिया जाए, तब आपको क्या करना है, दो डायोल के मॉलिक्यूल है, तो आपको क्या करना है, वहां से दो H2 मॉलिक्यूल्स को बाहर रिमूव करवाना है। ये हो गई अपनी रासायनिक रिएक्शंस, यानी केमिकल रिएक्शन ने अपन लगभग कर लिए। कुछ रिएक्शंस और बाकी है डायोल की, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है अपने पास पिनाकोल रीअरेंजमेंट, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ठीक है आज के लिए।